हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन DCI केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर हिंदी मीडियम। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल की जो क्लास थी हमने उसमें इंट्रोडक्शन टाइप से सीखा था कि द्रव्य क्या है और द्रव्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। आज की क्लास में हम जो हैं पढ़ने जा रहे हैं द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, मतलब भौतिक आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ये हमारा पहला बिंदु पढ़ने वाले हैं। तो सब बच्चे ध्यानपूर्वक समझिएगा। पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, आपने छोटी मोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 9वीं में, 8वीं में, 10वीं में, पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है मुख्य रूप से। और वह 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है कौन सा, गैस। ज्यादा हम इनके बारे में जानेंगे नहीं क्योंकि हमें यहाँ जरूरत भी नहीं है और हम पहले से इनके बारे में बहुत कुछ बातें तो जानते ही है। देखो, तो ठोस, द्रव, गैस। अगर मान लो मैं बात करूं ठोस की, तो ठोस ऐसा पदार्थ होता है जिसका आयतन निश्चित होता है और उसका आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन व आकार दोनों निश्चित हो तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है, ठोस। तो मतलब पहली बात, ऐसे पदार्थ का हम कह सकते हैं आकार व आयतन। आकार मतलब तो हो गया एक तरह से शेप, और आयतन का मतलब यहां क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो मतलब वॉल्यूम भी इसकी निश्चित रहेगा, आयतन इसका निश्चित है और आकार भी इसका निश्चित है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, आकार निश्चित, आयतन निश्चित। मतलब कोई ठोस पदार्थ है, आपको उसे किसी भी जगह पर रखिए, वो जितना स्थान घेरेगा हर जगह उसके द्वारा उतना ही स्थान घेरा जाएगा। मतलब उसका स्थान जो घेरा जाता है ठोस के द्वारा वो परिवर्तित नहीं हो सकता, वो फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा। राइट। और वॉल्यूम जो है वो निश्चित हो गया है, घेरा गया स्थान ही आयतन होता है। साथ में उस ठोस का आकार भी क्या रहेगा, निश्चित ही रहेगा। तो मतलब ठोस पदार्थ के आकार निश्चित होते हैं, आयतन भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ में बच्चों, ठोस जिन कणों से बना होता है वो कण बहुत पास पास स्थित होते हैं। उन कणों के मध्य जो है अंतर आणविक दूरियां जो है वो बहुत अल्प होती है। ठोस पदार्थ में जो कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, वो बहुत पास पास स्थित होते हैं और उनके मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो निकटतम होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, निकटतम। अवयवी कण का मतलब यहां पे अणु, परमाणु या किससे होगा, आयन से। ठोस पदार्थ में अवयवी कण किसे माना जाता है, अणु को, परमाणु को या किसको, आयन को हम क्या मान सकते हैं, अवयवी कण मानते हैं। राइट। तो ठोस पदार्थ में जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास पास है, निकटतम स्थित होते हैं। एंड हम सेकंड बात ठोस के लिए ही करते हैं, पहले ठोस को कंप्लीट कर लेते हैं। ठोस में अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। ठोस में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो क्या होता है, प्रबल। अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल है तो अवयवी कण पास पास रहेंगे, ये बल उन्हें बांधे रखेगा, उन्हें दूर नहीं होने देगा। तो ठोस जो होते हैं वो अत्यधिक स्थायी होते हैं। पदार्थ की सबसे अधिक स्थायी अवस्था कौन सी है, ठोस है, क्योंकि अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल है। उनकी ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या है, न्यूनतम है। गतिज ऊर्जा भी क्या है, न्यूनतम होती है। मतलब हम कह सकते हैं ठोस में
अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। क्या होती है? न्यूनतम। ठोस पदार्थ में अवयवी कण गति नहीं कर सकते, स्वतंत्र गति नहीं कर पाते हैं। राइट। ठोस का आकार आयतन निश्चित है। ठोस में अवयवी कण बहुत पास पास स्थित होते हैं, निकटतम स्थित होते हैं। ठोस पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल मिलता है। ठोस पदार्थ में अवयवी कण जो होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। राइट। और यह ठोस अवस्था पदार्थ की सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है। सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है। लिखना आपको कुछ भी नहीं है जब तक नहीं कहा जाए क्लास में, समझना है कंप्लीटली। ठोस अवस्था पदार्थ की क्या है? अत्यधिक स्थायी अवस्था है। राइट। और तो ये सिंपल एक और बात कह सकते हैं, ठोस कठोर होते हैं व दृढ़ होते हैं। कठोर होंगे वह कैसे होंगे? दृढ़। ठोस का गलनांक व क्वथनांक जो है बालको क्या होता है? उच्च होता है। ठोस पदार्थ का गलनांक व क्वथनांक क्या रहेगा? उच्च रहेगा। अब ये छोटे छोटे जैसे बिंदु आते जाते हैं बीच में, आयतन, अवयवी कण, अंतराण्विक आकर्षण बल, गतिज ऊर्जा, इसके अलावा जैसे गलनांक, क्वथनांक, तो ऐसे शब्दों को हमें हमेशा क्लियर करते चलना है। ये ध्यान रखना है हमेशा। केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, शब्दावली कभी भी आपकी वीक नहीं होनी चाहिए। शब्द अगर आपको आएंगे तो आप उससे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो जनरली आप समझ लीजिए, देखो, आयतन किसी पदार्थ के द्वारा घेरा गया स्थान। कोई भी पदार्थ है उसके द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है वह उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। राइट। और अवयवी कण मतलब पदार्थ का निर्माण जिन सूक्ष्म कणों से होता है उन सूक्ष्म कणों को हम क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। और ये अणु हो सकता है, परमाणु हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं। राइट। अवयवी कण अणु, परमाणु या क्या हो सकते हैं? आयन। राइट। इसके बाद अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, ठोस में निकटतम स्थित है, उनके मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल है, और उन अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम है, सबसे कम है, न्यूनतम है। और ठोस पदार्थ की सबसे सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है ठोस अवस्था। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च। गलनांक क्या है? वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह तापमान क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। राइट। और बात करें क्वथनांक की तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ जो है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ किसमें बदल जाए? वाष्प में या गैस में परिवर्तित हो जाए। तो ये तो पुरानी भाषा में परिभाषा है जो आपने सीखी होगी छोटी मोटी क्लासों में। अभी वर्तमान में हमें क्या इसकी परिभाषा समझनी है वो याद रखना पड़ेगा। वो क्या है अभी आपको बताते हैं, पहले लिख ले थोड़ा बहुत। ज़्यादा खराब है, लिखते चले। चलो टोपी लगाइए। द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। लिखिए इसमें नंबर 1 लिख लो। कल हमने बता दिया था कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला आप लिख लीजिए ठोस, अंग्रेजी नाम भी लिखिएगा सॉलिड। सॉलिड में लिखिए ठोस पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है।
ठोस पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है। आकार व आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ठोस में अवयवी कण, ठोस में अवयवी कण निकटतम स्थित होते हैं। ठोस में अवयवी कण निकटतम स्थित होते हैं। ठोस में अवयवी कण निकटतम स्थित होते हैं। ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? निकटतम स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठोस में अवयवी कणों के मध्य, ठोस में अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल मिलता है। ठोस में अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल मिलता है। प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल मिलता है। प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल मिलता है। तथा ठोस में लघु अंतराण्विक दूरी होती है। मतलब अवयवी कणों के मध्य लघु अंतराण्विक दूरी है, उनके बीच डिस्टेंस बहुत अल्प होती है, लघु अंतराण्विक दूरी पाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ठोस में अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा, ठोस में अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा न्यूनतम होती है। गतिज ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा न्यूनतम होती है। गतिज ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा कैसी होती है? न्यूनतम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ठोस अवस्था पदार्थ की सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है। ठोस अवस्था पदार्थ की सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है। ठोस अवस्था पदार्थ की सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ठोस पदार्थ कठोर, ठोस पदार्थ कठोर एवं दृढ़, कठोर एवं दृढ़ होते हैं। कठोर एवं दृढ़ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठोस पदार्थ का गलनांक, ठोस पदार्थ का गलनांक तथा क्वथनांक, ठोस पदार्थ का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। ठोस पदार्थ का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। ठोस पदार्थ का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक भी उच्च होता है और क्वथनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई ठोस के बारे में। कुछ उदाहरण लिख दीजिए ठोस के। चलो बताओ, नमक कैसा पदार्थ होगा? नमक सॉलिड में ही आएगा। नमक के अलावा जैसे लोहा, चांदी, पत्थर, शक्कर, ये सब किस प्रकार के पदार्थ है बालको? सॉलिड पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। ठीक है, तो ये बातें आप सबको याद रखनी चाहिए। क्लियर? तो अब ये तो हो गया हमारे ठोस से रिलेटेड बातें। अब कुछ छोटे छोटे जो शब्द हैं, जो शब्द हमें आते हैं या नहीं आते,
उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, उन शब्दों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप नोट लगाइए, एक लाइन छोड़ लीजिएगा बीच में और नोट लिखिए। नोट में भी नंबर 1 फर्स्ट नोट हो जाएगा अवयवी कण। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, अवयवी कण। अंग्रेजी लिखने का प्रयास करना देखो बच्चों, क्योंकि बड़ी क्लासों में अंग्रेजी हमारे बहुत काम आएगी, तो अभी से शब्द याद करते चलेंगे अंग्रेजी के, तो हमारा भला ही होगा आगे जाकर। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। चलो इसमें लिख लीजिए परिभाषा फटाफट। पदार्थ का निर्माण, पदार्थ का निर्माण जिन सूक्ष्म कणों से होता है, पदार्थ का निर्माण जिन सूक्ष्म कणों से होता है उसे अवयवी कण कहते हैं। पदार्थ का निर्माण जिन सूक्ष्म कणों से होता है उन्हें अवयवी कण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयवी कण। सिंपल सी बात है, लाइन चेंज। पदार्थ में मुख्यतया, पदार्थ में मुख्यतया परमाणु, परमाणु मतलब एटम, परमाणु, अणु, अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल, परमाणु, अणु या आयन। अब आयन को तो आयन ही कहते हैं, देखो परमाणु, अणु या आयन अवयवी कण होते हैं। परमाणु, अणु या आयन अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हुई अवयवी कण की। नेक्स्ट लिखो अंतराण्विक, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल इसको बोलेंगे इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। बल को क्या कहते हैं? फोर्स। इंटर मोलिक्यूलर फोर्स। अब बताओ अंतराण्विक बल क्या होता है? अवयवी कणों के मध्य पाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? अंतराण्विक बल। ठीक है, लिख लीजिए। पदार्थ में, टोपी लगा लेना अंतराण्विक बल, इसमें लिखिए पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य, पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य मिलने वाला आकर्षण बल, पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य मिलने वाला आकर्षण बल अंतराण्विक बल कहलाता है। अंतराण्विक बल कहलाता है। और बच्चों इसकी चर्चा हम जो है जब चौथा लेसन पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे, जिसे रासायनिक बंध भी वहां कह सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए नंबर 3 आप लिख लीजिएगा गलनांक। गलनांक, गलनांक को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक याद हो जाए तो कर लेना, से कोई जबरदस्ती भी नहीं है कि आप अंग्रेजी याद करें, सही है ना। गलनांक क्या बताया था मैंने? वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाएगा? गलनांक। ठीक है, लिखिए वह तापमान, वह तापमान जिस पर, वह तापमान जिस पर
कोई ठोस पदार्थ, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि जल का गलनांक कितना है, जल का गलनांक बताओ, तो सबको याद रखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सबको अच्छी तरह याद रखना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्या है? गलनांक है। मैं आपसे पूछूंगा, याद रखना 2-3 दिन बाद, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए नंबर 4 डेफिनेशन, क्वथनांक। क्वथनांक इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, तो बॉइल करना है, ठीक है। देखो इसकी परिभाषा आप ऐसे याद करना, क्वथनांक वह तापमान है, क्वथनांक वह तापमान है जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब, क्वथनांक वह तापमान है जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब मतलब 1 एटीएम के क्या हो जाता है? बराबर, तो उसे कहते हैं क्वथनांक। ये स्टैंडर्ड परिभाषा है और छोटी मोटी क्लासों में आपने पढ़ी होगी कि वह ताप जिस पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाए, गैस में परिवर्तित हो जाए, वो उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक। लेकिन ये बड़ी क्लासों के लिए एक उचित परिभाषा नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो लिखिए क्वथनांक, टोपी लगा लिया आपने, क्वथनांक लिखिए, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की, वह ताप जिस पर किसी द्रव पदार्थ, वह ताप जिस पर किसी द्रव पदार्थ का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव पदार्थ का वाष्प दाब, द्रव पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब कोष्टक में लिख लेना 1 ATM। एटीएम दाब की इकाई है बच्चों, ये वो एटीएम नहीं है जो आपके पैसे निकालने के काम आता है, वो वाला एटीएम नहीं है। ये एटीएम का मतलब है वायुमंडलीय, ठीक है, इकाई है ये दाब की, ठीक है। हम आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब, कोष्टक में क्या लिखना है? 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं, उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं, उसे द्रव का क्या कहते हैं? क्वथनांक। राइट, समझ जाओगे। एक लाइन चेंज करके लिख दो, सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा में वह ताप, सामान्य भाषा में वह ताप जिस पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वह ताप जिस पर द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। सामान्य भाषा में है, ये हमेशा सही होगा जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड परिभाषा क्या है क्वथनांक की? वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर। और वाष्प दाब का मतलब है द्रव की जो वाष्प बनती है ना,
उसके द्वारा उत्पन्न किया गया दाब वाष्प दाब कहलाएगा। वाष्प के द्वारा उत्पन्न किया गया दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। क्लियर? एक बार रिपीट कर लेते हैं आज की क्लास को। हम द्रव का भौतिक वर्गीकरण हम करेंगे तो भौतिक अवस्था के आधार द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को 3 भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से, ठोस, द्रव और गैस। जिस समय से हमने ठोस के बारे में स्टडी की, ठोस का आकार व आयतन निश्चित है, वो बदलेगा नहीं। ठोस में अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, निकटतम स्थित होते हैं। साथ में हम कह सकते हैं ठोस पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं तथा लघु अंतर आणविक दूरी पाई जाती है। अवयवी कण बहुत पास पास रहेंगे, गति नहीं कर पाएंगे। ठोस पदार्थ में अवयवी कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, ऊष्मीय ऊर्जा भी क्या है? न्यूनतम होती है। राइट। नेक्स्ट हम बात करें, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं। ठीक है। ठोस पदार्थ के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। और हमने सीखा अवयवी कण का मतलब क्या है? पदार्थ का निर्माण जिन कणों से हुआ है उन्हें हम क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। और हम बात करें अंतराण्विक बल, तो ठोस में या पदार्थ में अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल के नाम से जाना जाता है। और हम बात करें आगे, गलनांक क्या होता है? कि वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाए क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। और जल का गलनांक मैंने बाल को आपको कितना बताया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर हमने सीखा क्वथनांक, तो स्टैंडर्ड परिभाषा थी वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर। एक वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वह ताप ही क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा। ठीक है। एक बिंदु आप और लिख लीजिए आज का लास्ट, जल का क्वथनांक। पूछूंगा मैं आपसे, छोड़ूंगा नहीं आपको अगर आपने नहीं बताया तो। जल का क्वथनांक बराबर लिख लीजिए सब बच्चे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही बच्चों। सब इसको अच्छे तरीके से पढ़ना और याद करना। जो बात समझ में नहीं आए उस बात को आप 8233024258 इस मेरे नंबर पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अगर कोई भी बात आपके समझ में नहीं आवे तो। ठीक। चलिए आज की क्लास में इतना ही, आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।